नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास खून का बदला खून। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। मैं रॉल्स की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे 2 बज गए। अचानक रॉल्स दूर से चमकते नजर आए। मैंने वैन स्टार्ट कर दी। कुछ मिनट बाद ही रॉल्स मेरे बराबर से गुजर गए। मैंने भली प्रकार से देख लिया एल्विन नेटा के साथ था। मैं रॉल्स का पीछा करने लगा। कुछ मिनट बाद ही मेरा काम शुरू हो गया। एल्विन को परेशान करने की आंख में चोली चलती रही। इसके बाद का कार्य तीव्रता के साथ हुआ। वैन झाड़ियों में रुकी। मैंने देखा आसपास कोई नहीं है। उस बॉक्स को खोला जिसमें बच्चा पड़ा था। उसके हाथ पांव खोले। अब तक मैंने उसे हिलते हुए भी नहीं देखा था। जिस्म खोलकर मैंने उसके शरीर को उठाया। वो अब भी बेहोश लगता था। इतनी लंबी बेहोशी क्यों? मेरे पास समय नहीं था। मैंने उसे लादा और दौड़कर सड़क के बीच उसे छोड़ाया। अचानक हेडलाइट चमकी। सचमुच कार तीव्र रफ्तार पर थी। मैं सड़क के किनारे छिप गया। कैमरा मेरे हाथ में था। सहसा वो हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला। कार एकाएक तिरछी हुई। उसके ब्रेक शोर मचाकर चरमराए और उधर मैंने धड़ाधड़ उसकी कई तस्वीरें ले डाली। रॉल्स ने उस बच्चे की खोपड़ी को जल दी थी। लाश सड़क पर बिछक गई थी। कुछ क्षण के लिए रॉल्स रुकी, फिर भाग निकली। मैं वहां का विभत्स दृश्य देखने के लिए नहीं रुका। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। टांगें कांप रही थी। मैंने सोचा यदि जल्दी वहां से भागना निकला तो मैं वहीं ढेर हो जाऊंगा। और मैं भागा पूरी शक्ति के साथ। मैंने सड़क पर वैन दौड़ाई। जल्दी ही रास्ता काटकर दूसरी सड़क पर आ गया। रॉल्स का दूर तक पता नहीं था। मेरा दिमाग घूम रहा था। अब मैं एक निर्दोष बच्चे के खून का जिम्मेदार था। शिकागो पुलिस कुछ घंटे में ही सक्रिय हो जाएगी। अब भी मेरे पसीने छूट रहे थे। हालांकि मैं घटनास्थल से काफी दूर निकल आया था। मेरे साथ इस प्रकार की घटनाएं घट रही थी जैसे कोई व्यक्ति काल्पनिक अपराध पन्ना पढ़ रहा हो। परंतु मैं किसी कहानी का पात्र नहीं था। ये हकीकत थी। ये बिल्कुल सच था कि मैं एक जीता जागता आदमी, मासूम बच्चे के खून का जिम्मेदार था। मैंने बची कुची स्कॉच भी समाप्त कर दी थी। मैंने हर तरफ से सोचा कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। मगर पुलिस ने खोज जारी की तो मारिया बयान देगी। मारिया किसी वैन का जिक्र जरूर करेगी। इसकी तो मुझे चिंता नहीं कि उसने वैन का नंबर देख लिया हो। मुझे सिर्फ इसकी चिंता थी कि कहीं उसने मेरा चेहरा ना देख लिया हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। मैंने उसे इसका मौका ही कहाँ दिया था। यहाँ मैं सेफ था। फिर मैं सोचने लगा पुलिस आगे बढ़ेगी वैन और वैन चालक की तलाश में। वो आस पड़ोस से पूछेगी। मुझे अच्छी प्रकार याद था कि सुबह सुबह मुझे किसी ने नहीं देखा था, और देख भी लिया होगा तो मैंने फेल्ट और ओवरकोट के कॉलरों से अपना चेहरा छिपा लिया था। उस सुबह सुबह की धुंध। नहीं, मैं यहाँ भी सेफ हूँ। शिकागो में तो हजारों वैन है। वैन तो नष्ट भी की जा सकती है, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं थी। सिर्फ वैन के आधार पर पुलिस आगे नहीं बढ़ सकती। मैं सकुशल अपने ठिकाने पर पहुंचा। मैंने वहीं डार्क रूम बनाया हुआ था। उसी रात मैंने फिल्म के पॉजिटिव उतारने का काम कर डाला और नेगेटिव संभाल कर रख लिए। मैंने चित्र देखे। चित्र देखकर मेरी पांछें खिल गई। एक पोज तो ऐसा था कि एल्विन के सिर का भाग भी उसी में आ गया था। नीचे पहियों के बीच बच्चे के हाथ पड़े थे। सिर पिचका हुआ था। कार के नंबर तक उसमें स्पष्ट नजर आ रहे थे। अब मैंने मन ही मन कहा
ये खून मैंने नहीं, एल्विन ने किया है। मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। अब मुझे नेटा के फोन का इंतजार था। एल्विन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यह जानना मेरे लिए जरूरी था। कल जब एल्विन के पास मेरा मैसेज पहुंचेगा तो उसकी सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह जाएगी। उसे अब $1,00,000 देना ही पड़ेगा। सुबह सुबह मैंने अखबार में दुर्घटना का जिक्र पढ़ा। पुलिस अब ब्लड क्रॉस को तलाश करने के लिए चैतन्य हो गई थी। संवाददाता के लेख में छपा था कि यदि पुलिस ने इस निर्दोष बच्चे के इस कातिल को जल्द से जल्द ना पकड़ा तो जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। समाचार पत्र में वैन का कहीं कोई जिक्र नहीं था। अगर जिक्र था तो उस कार का जिसने बच्चे को कुचला था। पुलिस ने शहर की तमाम कारों को चेक करना शुरू कर दिया था। शहर से बाहर निकलने वाली सड़कों पर भी चेकिंग जारी थी। एक्सीडेंटल कार को तलाश किया जा रहा था। 2 घंटे बाद नेटा का फोन मिला। उसके कथन अनुसार एल्विन ने अपनी कार को अच्छी प्रकार ठीक कर लिया था, परंतु सुबह का अखबार पढ़कर उसकी बौखलाहट बढ़ गई थी। उसने अपने निजी डिटेक्टिव को बुला लिया था और बंद कमरे में उससे बातचीत करता रहा। वो चित्र डाक द्वारा एल्विन के पास पहुंचा दिए गए थे। 2 दिन बीत गए थे। मैंने उसे फोन पर $1,00,000 की मांग रख दी थी। उसे सोचने के लिए 1 सप्ताह के अंत तक का समय दिया था। संडे की रात को उसे भुगतान करना ही होगा, अन्यथा मंडे की सुबह पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। उन चित्रों के साथ नेटा का दिया चित्र भी था। मैं जानता था उसे भयभीत करने का काम नेटा करेगी और उसे $1,00,000 देना ही पड़ेगा। तीसरे दिन के अखबार में एकाएक मैंने एक वैन का जिक्र पढ़ा। पुलिस किसी वैन को भी इस सिलसिले में तलाश कर रही थी। पुलिस के सूत्रों से बच्चे को वैन से किडनैप किया गया था, पर पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया था कि बच्चा वैन के पहियों से नहीं कुचला गया था। सड़क पर जिस प्रकार की कार के चिन्ह मिले थे वो कोई बड़ी कार थी। उसकी चौड़ाई भी अधिक थी। अब पुलिस 2 गाड़ियों को तलाश कर रही थी। उसे सबसे पहले बड़ी कार की तलाश थी। आम जनता से पुलिस ने सहयोग देने की प्रार्थना की थी। यदि किसी ने कोई बड़ी कार या वैन उस रात संदिग्ध हालत में इस सड़क पर देखी हो तो वो पुलिस को सूचित करे। मैं समाचार पत्र पढ़ ही रहा था कि नीचे कुछ आवाजें सुनाई दी। मुझे लगा जैसे कोई पेट्रोल कार मकान के सामने रुकी है और चौकीदार से पूछताछ कर रही है। मैं उछल पड़ा, तेजी के साथ खिड़की के पास पहुंचा। बाहर देखा तो पुलिस पेट्रोल कार नजर आई। एक बार के लिए पांव तले से जमीन खिसक गई। पुलिस का यहां का काम, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? आखिर यहां तक पुलिस कैसे पहुंच गई? हो सकता है ये कोई और मामला हो, लेकिन और मामला कौन सा हो सकता है? अभी मैं इन बातों को सोच ही रहा था कि कमरे में फार्म के चौकीदार ने प्रवेश किया। क्या बात है मार्क, ये पुलिस यहाँ क्या खोज रही है? सार्जेंट आपसे बात करना चाहता है। लेकिन किस सिलसिले में? वो गैराज खुलवाना चाहता है। मैंने कह दिया कि चाबी आपके पास है। उसने मुझसे पूछा था कि क्या यहाँ कोई वैन है, काले रंग की वैन। मैंने कह दिया वो आपकी है। और कुछ कहा उसने? नहीं, वो सिर्फ वैन देखना चाहता है। अब मेरी घबराहट बढ़ गई थी। मैंने अपने आप को संयत किया। एक बार पूरे कमरे को देखा। पुलिस का सामना तो अब करना ही था। मुझे क्या था, पुलिस चेहरा भी भांपती है। मैंने अपना चेहरा सामान्य बनाया, फिर नीचे जा पहुंचा। जब सार्जेंट से मेरा सामना हुआ तो अचंभित होकर रह गया। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।